यूनाइटेड नेशंस की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है, जिसमें ये लोग कुछ दिन रोहिंग्यास के राइट्स की बात करेंगे, कई रिपोर्ट्स पेश करेंगे, वेस्टर्न मीडिया से कहेंगे कि वो इस मामले को कवर करें ताकि ये दिखाया जा सके कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर काफी ज्यादा एक्टिव है दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस वाले मामले में। लेकिन इन्हें ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो इसलिए क्योंकि CIJA ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब 4 साल लग गए इस रिपोर्ट पेश करने में, जबकि कई राइट ग्रुप्स जो म्यांमार के ही थे उन सब ने यूनाइटेड नेशन को और कई इंटरनेशनल फोरम्स को अपनी रिपोर्ट्स पेश की थी, सबूत पेश किए थे कि हां वहां पर जेनोसाइड हुआ है। रोहिंग्यास ने अपने फोन्स में उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके वो सबूत भी पेश किए हैं। यूनाइटेड किंगडम में उनकी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने वो सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल फोरम्स तक पहुंचाई हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ये ड्रामा करते करते, इन्वेस्टिगेशन करते करते 4 साल लग गए हैं और अब जाकर ये लोग सबूत की बात कर रहे हैं। और अब जब ये नाटक यहां से शुरू हुआ है तब ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ ही सस्पेक्ट हैं, 20 के करीब सस्पेक्ट्स को इन्होंने रखा और ये कहा है कि वहां पर जो सो कॉल्ड क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ था सन 2017 में, उसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है और ये स्टेट बैक्ड जेनोसाइड था। मिलिट्री में किस किस का नाम है? जनरल मिन ऑन्ग ह्लियांग का, जो करंट हेड ऑफ स्टेट है, और उसके साथ 20 और जनरल्स का। लेकिन इसमें कहीं पर भी NLD और आंग सान सू की का जिक्र नहीं है, जो 100% इस मामले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जबकि पूरी दुनिया के सामने हैग्यू में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आंग सान सू की ने मिन ऑन्ग ह्लियांग की सारी काली करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी और ये कहा था कि 2017 में म्यांमार के अंदर किसी भी तरह का कोई जेनोसाइड नहीं हुआ है, वहां पर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ना टारगेट किया गया, ना किसी के राइट्स छीने गए। रखाइन में एक छोटा मोटा क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, फौज मुल्क के मुफादात के लिए काम कर रही थी, फौज मुल्क के लिए और वहां के अमन के लिए काम कर रही थी। फौज की इसमें कोई गलती नहीं है और म्यांमार की सरकार म्यांमार की फौज के साथ है, ये उसकी ऑन रिकॉर्ड बात है। आंग सान सू की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्यांमार, और ये जितनी भी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, इन सारी रिपोर्ट्स में ना तो आंग सान सू की का जिक्र है, ना NLD की गवर्नमेंट का, सिर्फ फौज के लोग और जनरल्स का जिक्र है। और 8.5 लाख के करीब एक बड़ा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स उस वक्त म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ हुआ था और पूरी दुनिया म्यांमार का तमाशा देख रही थी, लेकिन फिर भी आंग सान सू की ने इन सारी चीजों को डिफेंड किया। और ये सारे राइट ग्रुप्स कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक जो जेनोसाइड कमिट कर रहा है, दूसरा उसको इंटरनेशनल फोरम पर डिफेंड कर रहा है और वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये इनकी साइंस है। अब या तो आंग सान सू की ने जल्द ही दूध की बोतल छोड़ी है या फिर इन राइट ग्रुप्स ने। बहरहाल बागडोर तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान कितने ही प्लान बना ले, प्लान उसी का इंप्लीमेंट होना, और उसने म्यांमार का हिसाब कर दिया है, फौज का भी, NLD का भी। वो NLD जो कभी सत्ता में थी, वो NLD जो फौज को डिफेंड कर रही थी, उसके सारे नेताओं को फौज ने ही जेलों में ठूस दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा NLD के नेताओं को फौज ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है। आंग सान सू की इतनी बुरी हालत है कि उसको 150 साल की सजा सुनाई गई है। आंग सान सू की के ऊपर चार्जेस लगे हैं करप्शन के, मुल्क से धोखे के, इलेक्शन में फ्रॉड के, लोगों को फौज के खिलाफ खड़ा करने के, इस तरह के हजारों चार्जेस उस पर लगाए गए हैं। आने वाले टाइम पर मिलिट्री कोर्ट्स में और भी सुनवाई होगी और लगभग कई 100 साल की सजा मिलेगी। मतलब फौज ये चाहती है कि आंग सान सू की मौत जेल में हो, और ये हाउस अरेस्ट नहीं है, सेंट्रल जेल है, वहां जहां अपराधियों को रखा जाता है। ये NLD का हिसाब हुआ है। लेकिन आप इन सारी बातों के लिए फौज को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सारे ह्यूमन राइट चैंपियंस आगे आकर ये कह रहे हैं कि म्यांमार की सिचुएशंस की जिम्मेदार फौज है, वहां की कंडीशंस जो खराब है उसकी जिम्मेदार फौज है, आंग सान सू की जो जेल के अंदर है उसकी जिम्मेदार फौज है, और जो लोगों का कत्ल हो रहा है उसकी भी जिम्मेदार फौज है। लेकिन आप इस तरीके से डायरेक्टली फौज को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि म्यांमार की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने इंटरनेशनल फोरम पर जाकर म्यांमार की फौज को ईमानदार बताया था और यह कहा था कि म्यांमार की फौज मुल्क के मुफादात के लिए काम कर रही है, मुल्क के लोगों के लिए और मुल्क के अमन के लिए काम कर रही है। तो शायद आज भी म्यांमार की फौज उसी अमन के लिए काम कर रही है। आप डायरेक्टली उसे ब्लेम नहीं कर सकते। ये जितने भी ह्यूमन राइट चैंपियंस हैं, जब से मिलिट्री को आया है तब से म्यांमार की फौज भी कोई चांदी के चम्मच से खाना नहीं खा रही है, उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। 500 से ज्यादा रिबेलियन ग्रुप्स बने हैं और वो टारगेट कर करके म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के लोगों को मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं। बहुत बार या आप हर रोज ही सुनेंगे
कि मिलिट्री को टारगेट किया गया और उसके कई लोग मारे गए हैं। ये सिचुएशंस है। फिर पीडीएफ बनी हुई है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इन सब के डिफरेंट फैक्शंस है और म्यांमार एक ओपन एरिना बन चुका है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक मौत का खेल चलता है। अब आंग सान सूकी की अमन पसंद फौज ने अपने 1.5 साल के टेन्यूर में मुल्क के मफादात के लिए कितना काम किया और कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया है, जरा आप इसे देखें। ऑफिशियली 2100 से ज्यादा लोग म्यांमार के अंदर मारे जा चुके हैं। ये आम लोग हैं जिन्हें बिना किसी वजह के फौज ने मारा है अपनी गोलियों से। इस आंकड़े को दो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो शैडो गवर्नमेंट बनाई गई है और फौज अपनी तरफ से इस आंकड़े को दे रही है। लेकिन जो लोकल ग्रुप्स हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि 5000 से 7000 के करीब आम लोगों को बिना किसी वजह के फौज ने मारा है। अब इन 7000 लोगों में वो इंक्लूड नहीं है, ना इसमें है फौज के लोग, ना इसमें है रिबेलियंस और ना ही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने जो अपना मिलिट्री फैक्शन बनाया है पीपल डिफेंस फोर्सेस, ये लोग इसमें इंक्लूड नहीं है। इनके आंकड़े अलग हैं और ये भी बहुत बड़े लेवल पर मारे गए हैं। आप उस देश की सिचुएशंस का अंदाजा इसी हिसाब से लगा सकते हैं। फौज ने अपने राज्य को बचाने के लिए ऑफिशियली 20,000 के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया है जब से मिलिट्री को आया है। ये ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल कह रहे हैं कि 50,000 के करीब पूरे देश से लोगों को पकड़ा गया है। लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के करीब लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है। मतलब म्यांमार के अंदर ही वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर थे क्योंकि कंट्री के अंदर सिचुएशन से कुछ ऐसी है। दूसरी तरफ फौज ने भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर किया है। कई टाउन्स को जला दिया गया है ये कह के कि यहां पर रिबेलियंस हो सकते हैं या यहां पर रिबेलियन एक्टिविटी ज्यादा है इसलिए सिविलियंस के घर जला दिए गए। ये फौज कर रही है म्यांमार के अंदर। इसलिए लोगों को भागना पड़ रहा है देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत से लोग देश छोड़कर ही भाग चुके हैं। उनकी भी तादाद लाखों में है। अच्छा, कई ऐसे मॉन्क्स थे पूरे म्यांमार में जो एंटी रोहिंग्या बैनर्स लेकर एक वक्त पे इधर उधर फिर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोहिंग्यास के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। उन लोगों की भी तबीयत म्यांमार की फौज ने ठीक की है। कैसे? प्लायर से बहुत जगह इनकी खालों को खींचा गया है। इंटेरोगेशन सेंटर में कई के माथों पर गोली मारी गई है। ये हालात है। अगर आपको सिचुएशंस को और बेहतर तरीके से समझना है कि क्या कुछ हुआ है तो आप मेरी म्यांमार के ऊपर वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें। उससे आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे कि वहां की सिचुएशंस क्या है। अभी खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन की राइट चीफ मिशेल बैचलेट कुछ दिनों बाद बांग्लादेश के कॉक्स बाजार का दौरा करने वाली। क्यों? क्योंकि वहां पर रोहिंग्यास का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। वहां जाके रोहिंग्यास की सिचुएशंस को खुद राइट चीफ समझेंगी। ये यूनाइटेड नेशन ने दावा किया अपनी तरफ से। मैंने आपसे कहा कि इन लोगों के लिए ये एक फेस्टिव सीजन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोग 4-5 दिन बहुत ज्यादा अच्छे से नौटंकी करने वाले, क्योंकि सीआईजे ने एक तरफ रिपोर्ट पेश की, कुछ दिनों बाद आईसीजे में हेयरिंग होगी और उसी बीच ये नाटक भी कर दो ताकि दुनिया को ये लगे कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस, उस क्राइसिस में इंटरनेशनल कम्युनिटी या करंट वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये इस फेस्टिव सीजन के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। वरना 5 साल में दौरा, 5 साल में समझने की कोशिश, इससे पहले आपने समझने की कोशिश नहीं की। और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि वहां की हालात क्या है? म्यांमार के ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा? लेकिन नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये इनके मफादात से टोटल अलग है। अब एक लेडी जिसने अपनी जिंदगी में फौज के आतंकवाद को अपने देश में देखा है, एक लेडी जिसने अपने फादर के ऊपर फौज के आतंकवाद को देखा है, लेकिन फिर भी उसके मुंह पर वेस्टर्न टेप लगी हुई है। जब भी कोई साउथ अमेरिकन, कोई एशियन, कोई अफ्रीकन किसी बड़ी कुर्सी पर जाकर इंटरनेशनल फोरम पर बैठेगा तो उससे पहले उसके मुंह पर एक वेस्टर्न टेप लगाई जाएगी कि वेस्ट के नेशंस के मफादात के हिसाब से बात करनी, नहीं करोगे तो आपकी कुर्सी छिन जाएगी। वही टेप मिशेल बैचलेट के मुंह पर है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि इस सिचुएशंस को, ये कोई ऐसा नहीं हुआ इस डिकेड में शुरू हुई है, 5 साल पहले शुरू हुई है, 2017 में शुरू हुई है। सन 1962 में जब फौज ने पहली बार रोहिंग्यास के वोटिंग राइट्स छीने थे, तब से क्राइसिस शुरू है। तब से ये मसैकर, ये जेनोसाइड शुरू है। 1982 में नया सिटीजनशिप लॉ आया और उसमें रोहिंग्यास की सिटीजनशिप को एबॉलिश कर दिया गया। 1970 से ही रेगुलर परसिक्यूशन या स्टेट बैक्ड जेनोसाइड हो रहा है। 1991 में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ, 92 में एक बड़ा जेनोसाइड हुआ, 1997 में इतना बड़ा डिस्टरबेंस था जब पूरी दुनिया इस चीज को देख रही थी, लेकिन तब भी
ये मेंटल बनने का नाटक कर रहे थे और आज ये कह रहे हैं कि हमने कल दूध की बोतल छोड़ी, हमें कुछ पता ही नहीं है। ये औकात है दुनिया के मुंह पर एंटीसेमिटिज्म का टेप लगाने वालों की, पूरी दुनिया को कॉलोनियल रूल में झोंक देने वालों की, या फिर इराक, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यूबा और वियतनाम को बर्बाद कर देने वालों की। ये असली औकात है। अच्छा, आईसीजे में जो हियरिंग चल रही है या जो केस चल रहा है म्यांमार के खिलाफ, वो किसी मुस्लिम चैंपियन कंट्री ने नहीं किया है। वो लोग जो सामने आकर लीडरशिप का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल को अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से उठाते हैं, बोलते हैं, उसका सियासी फायदा उठाते हैं। ये उन लोगों ने नहीं किया है। ये टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान या फिर इजिप्ट, ये मुस्लिम चैंपियंस ने नहीं किया है। ये किया है वेस्ट अफ्रीका की एक छोटी और मामूली सी मुस्लिम कंट्री गामीबिया ने। गामीबिया उस केस को लड़ रहा है, मुस्लिम्स की तरफ से बोल रहा है और रोहिंग्यास के लिए आवाज उठा रहा है। ये काम ये सो कॉल्ड मुस्लिम चैंपियंस भी कर सकते थे, और अगर करते तो शायद ज्यादा बेहतर वे में एक स्ट्रांग मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया जा सकता था और वो इस मामले में सीरियस रहते। और अगर वो सीरियस रहते तो इसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता था, या फिर हम इसका पीसफुल सेटलमेंट कर सकते थे। लेकिन नहीं, जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आएगी तब इनसे बेहतर यू टर्न कोई नहीं मार सकता। एक कंट्री जिसकी 90% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, एक कंट्री जो 70 सालों से अपने सारे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स को